हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर सेकंड के अंदर, उन सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो चाहे किसी के भी हों, रेगुलर के स्टूडेंट हो, सोल के स्टूडेंट हो या एनसीवेव के स्टूडेंट हो, उन सभी को जो भी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर हैं, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम वन शॉट में इस कंप्लीट यूनिट को कवर कर देंगे। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स से मैं आपको कंप्लीट यूनिट को वन शॉट रिवीजन में कवर करवाने वाला हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर आया हूं ये सीरीज। इस टाइप की अब वन शॉट वीडियो आपको चैनल पर अपलोड मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं, ये उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस कंप्लीट वीडियो को हम एक ही वन शॉट में कवर कर लेंगे, मतलब इसके पार्ट्स नहीं बनेंगे। आज इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 कवर हो जाएगी, उसके बाद यूनिट नंबर 2 को भी एक ही वीडियो में, चाहे जितनी लंबी वीडियो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने दूंगा। जो ज़्यादा बड़ी यूनिट है उनकी 2 घंटे तक की हो सकती है, जो छोटी छोटी यूनिट है उनकी 1 से आधे 1 घंटे की वीडियो बनेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, मे बी आधे घंटे के अंदर ये कंप्लीट यूनिट कवर हो जाएगी। सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, नोट्स में लिखी हुई हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो ये नोट्स अवेलेबल हैं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। बाकी हैंड रिटन नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मैं सिर्फ इसमें आपको मेन पॉइंट समझाता हुआ चलूँगा। बाकी अगर आपको रीडिंग करनी है तो आप बाद में नोट्स डाउनलोड करके इन्हें डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा साथ में, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 1 का नेम है आपका इंट्रोडक्शन है कंपनी लॉ सब्जेक्ट से। सबसे पहले मीनिंग समझना है, कंपनी होती क्या है। कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव हैविंग अ सेपरेट from its member with a perpetual succession and a common seal and with capital divisible into transferable share। कंपनी का मतलब क्या होता है, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है जब कुछ लोग मिलकर जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन हो वो मिलकर एक एसोसिएशन बना ले, उसे कंपनी कहा जाता है, जो कि सेपरेट होती है अपने मेंबर से। इनकी परपेचुअल सक्सेशन होती है। इन सभी का मतलब अभी हम आगे देखेंगे। कॉमन सील होती है और कैपिटल डिविजिबल होती है इन नंबर ऑफ शेयर्स में। जो कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ। मतलब जो ऐसी कोई भी कंपनी जो या तो जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर फॉर्म हुई है, या जो प्रीवियस वाला कंपनी एक्ट 1956 वाला था उसके अंदर फॉर्म हुई है, उसे कहा जाता है कंपनी। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। नंबर 1 आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो जाता है जो कंपनी है वो अलग होती है अपने मेंबर से, इसकी अलग आइडेंटिटी होती है। इट ऑल टुगेदर अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसे कंट्रोल कौन करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। सेकंड है आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब इट्स मेंबर मे कम एंड गो बट कंपनी गो ऑन फॉर एवर एंड रिमेन द सेम एंटिटी। इसके जो मेंबर हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन इससे कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट फंक्शन दो इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब उसे पार्लियामेंट के जो एक्ट हैगा उसके अंदर बनाया जाता है, कोई नेचुरल बर्थ नहीं होता, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। और इसे मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। एनी पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन शेयर ऑफ कंपनी एंड ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड लिमिट्स इट्स लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज पार्टिसिपेशन। ये बोला गया है कोई भी कंपनी का मेंबर बन सकता है और सिर्फ उसकी लाइबिलिटी उतनी होती है जितनी उसने पार्टिसिपेशन के टाइम पर, मतलब अब मेंबर बनते टाइम जितने के लिए कहा होगा, चाहे शेयर लिए हो तो शेयर की अमाउंट तक, या फिर अगर गारंटी दी हो तो गारंटी के अमाउंट तक उसकी लाइबिलिटी उतनी होती है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है कॉमन सील। द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस अंडर इट्स ओन कॉमन सील। जो कंपनी जैसे किसी पर्सन के सिग्नेचर उसके एक तरीके से ऑथराइज करते हैं कोई भी चीज़, उसी तरीके से कंपनी को अगर किसी चीज़ का ऑथराइजेशन देना होता है तो वो अपनी कॉमन सील के जरिए देती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में आएगा वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, prohibit any invitation to public to subscribe for any securities।
कोई भी प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो प्रिस्क्राइब कर रखी हो, मतलब बताई गई हो। उसके अलावा उसके जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, मतलब हर किसी को शेयर से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। जो मिनिमम नंबर होंगे वो 50, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे वो 50 आएगा। 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में। और ना ही वो पब्लिक से पैसे ले सकती हैं, एज अ जो शेयर इशू करके पैसे नहीं ले सकती प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है आपकी। नेक्स्ट टाइप आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 51% या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल किसका हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या दोनों ने हाफ हाफ ले रखा हो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो 51% से ज़्यादा शेयर में, तो फिर उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। इट मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज एस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऐसी कोई भी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब बनी है, लेकिन वो अपनी बिजनेस कहाँ कर रही है? इंडिया के अंदर कर रही है, उसे फॉरेन कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 1% कंपनी। 1% कंपनी इज अ कंपनी इन विच होल शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें पूरी की पूरी शेयर कैपिटल सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो उसे कहा जाता है 1% कंपनी। नेक्स्ट टाइप है स्मॉल कंपनी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। कोई भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। अदर देन पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी आती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल हो वो कितनी हो? 50 लाख से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 10 करोड़ तक हो सकती है। उसके अलावा जिसका टर्नओवर कितना हो, 2 करोड़ से रुपए से लेकर के 200 करोड़ रुपए तक का, वो 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो सकता है, तब उसे पब्लिक स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। अगर इस लिमिट से वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहती। नेक्स्ट आती है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो उसे एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होती है अभी आपको पता लगेगा, देखिए। बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर। लेकिन जो एसोसिएट कंपनी होनी चाहिए वो किसी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए और इसमें जॉइंट वेंचर को इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होती है? मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन अरेंजमेंट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर को कंट्रोल कर रखा है लेकिन वो 50% से कम है तो उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और जिस कंपनी की शेयर्स को कंट्रोल कर रखा है उस कंपनी को एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of arrangement have right to net assets of the arrangement. जॉइंट वेंचर क्या होता है? जिसमें दो कंपनी या दो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलकर एक जॉइंट कंपनी बना लें उसे कहा जाता है जॉइंट वेंचर। तो इसमें जॉइंट वेंचर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, या जो चीज़ एक्टिव नहीं है या ऑपरेटिव नहीं है। इट्स गुड टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर परस्पेक्टिव होल्डिंग प्रोजेक्ट एंड होल्डिंग एन एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, मतलब अभी वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, फ्यूचर में आने वाले समय में वो कंपनी फॉर्म हो चुकी है लेकिन वर्क करना किसी आगे अगली डेट को स्टार्ट करेगी, अभी उसने वर्क करना स्टार्ट नहीं कर रखा है, तो ऐसी कोई भी कंपनी होती है उसे डोरमेंट कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसमें कौन सी कंपनी आती है? वो कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनीज कहलाती हैं। आपने नाम सुना होगा सेक्शन 8 कंपनी, तो उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट विच डील्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट होगी परमिशन टू चैरिटेबल कंपनी ऑन विच चैरिटेबल ऑब्जेक्ट टू बी रजिस्टर्ड एज लिमिटेड कंपनीज अंडर दिस सेक्शन। तो ये कौन सी कंपनी होती है? वो कोई भी कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें परमिशन देता है फॉर्म होने के लिए। किस लिए फॉर्म होती है? ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए जब ये कंपनीज फॉर्म होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें प्रमोट कर सकती हैं? तो आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर कोई भी स्पोर्ट्स को, किसी भी एजुकेशन को, इन सारी चीज़ों को जब प्रमोट करने के लिए कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उससे सेक्शन 8 कंपनी या फिर
एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनको परमिशन कौन देता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है कि ये फॉर्म हो सकती है। ये सिर्फ अपना जो भी प्रॉफिट होगा वो किस लिए यूज करेंगी? इन सारे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने प्रॉफिट को यूज करेंगी। नेक्स्ट आती है आपकी इलीगल एसोसिएशन। तो नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन such number of person as may be prescribed shall form for the purpose of carrying on business। इलीगल एसोसिएशन में कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? वो कंपनी जिनकी मैक्सिमम लिमिट डिस्क्राइब करी गई है मेंबर की और उससे ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं उस कंपनी में, तो फिर उस कंपनी को आपके इलीगल एसोसिएशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में गिवन है वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को समझने से पहले आपको समझना होगा कि कॉर्पोरेट व्हील होती क्या है। तो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील देखिए, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द कॉर्पोरेट व्हील इज अ कर्टेन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। जैसा कि अभी आप सभी को ऊपर बताया कि कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मेंबर से अलग होती है। तो जो कॉर्पोरेट व्हील होती है एक तरीके से वो किसका काम करती है? कर्टेन, पर्दे का काम करती है। किसके बीच में? कंपनी के और उसके मेंबर के बीच में। मतलब मेंबर्स को छुपा कर रखती है, क्लियरली नहीं पता लगने देती सभी को कि इस कंपनी के मेंबर कौन कौन है। तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कंसेप्ट दैट सेपरेट द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्शन ऑफ कंपनीज मेंबर और शेयर होल्डर। कॉर्पोरेट व्हील एक लीगल कंसेप्ट है जो कि क्या करता है? कंपनी को उसके मेंबर से डिफरेंट कर देता है और किसी को भी पता नहीं लगने देता है कि इस कंपनी के पीछे कौन कौन मेंबर्स हैं। सम मेंबर्स ऑफ कंपनी समटाइम इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड देयर इंजेन्युइटी डिसऑनेस्टी लेट देम टेक एडवांटेज। कई बार क्या होता है, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और कंपनी के बिहाफ पर फ्रॉड करने लगते हैं कि कंपनी हमें बचा लेगी, कॉर्पोरेट व्हील का जो कंसेप्ट है वो हमें बचा लेगा इससे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही केसेस होते हैं जब जब कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। तो जब भी कोई मेंबर किसी भी फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्टी वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तब तब कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है। अब कुछ केसेस बताए हैं कब कब लिफ्ट किया जाता है। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो नंबर 1 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। तो इन केस इट इज आइडेंटिफाइड दैट कंपनी इज ओन्ड बाय एनिमीज ऑफ द कंट्री देन द कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। पहला क्या बताया है? जब हमें कंपनी का कैरेक्टर पता करना हो कि इसके पीछे मेंबर कौन कौन है। तो कई बार क्या होता है, किसी कंपनी के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे जिस कंट्री के साथ दुश्मनी चल रही है, वॉर वगैरह चल रहा है, तो उस कंट्री के लोगों को कहा जाता है एनिमीज। एनिमी कंट्री उसको कहा जाता है और जो उसके लोग होते हैं उन्हें एक तरीके से एनिमी माना जाता है। तो अगर वही उस कंट्री के ही लोग किसी कंपनी के पीछे हैं और वो काम कर रही है हमारे देश में, तो फिर इस चीज़ को जानने के लिए जो गवर्नमेंट है या कोर्ट है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है। सेकंड आता है बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो इन केस द कोर्ट में ब्रेक द कॉर्पोरेट शेल ऑफ कंपनी इट इज फाउंड दैट कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। क्या होता है, कई बार कंपनी रेवेन्यू बचाने की कोशिश करती है जिससे उनका टैक्स कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ये एक्चुअली में जानने के लिए कि एक्चुअल में कितना रेवेन्यू है और क्या सच में कोई टैक्स बचाया जा रहा है, इसे जानने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इवेजन ऑफ पर्सनल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो कोर्ट में इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हेन इट अपीयर दैट देयर इज इवेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय अ पर्सन। क्या होता है, कई बार कंपनी क्या करती है, कुछ जो लीगल लॉज हैं या कोई भी ऑब्लिगेशन है, मतलब जो उनकी लाइबिलिटी है, उसे मानने से मना कर देती है। तो गवर्नमेंट उस केस में, कोर्ट उस केस में क्या कर सकती है? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है और ये देख सकती है कि क्या सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल की जा रही हैं या नहीं फुलफिल की जा रही हैं। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो कोर्ट विल नॉट परमिट रिस्टोरिंग टू डिवाइस और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टू एवेड वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब क्या है, कंपनीज को कंपलसरी होता है कि उन्हें कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना कंपलसरी होता है, लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट व्हील को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों से बचती रहती है। तो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकता है? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है और देख सकता है कि क्या सारी ऑब्लिगेशन जो वेलफेयर से रिलेटेड है वो की जा रही हैं या नहीं की जा रही। नेक्स्ट है डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो वेयर अ कंपनी इज टू डाइवर्ट द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी देन द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड। अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो उस केस में उसकी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ता है।
तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। इसकी कंप्लीट वन शॉट रिवीजन मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो रखी है, वरना वन शॉट से लगभग आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं भी आज कोई वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।